हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का ईवीएस प्रैक्टिस सेट में। हम लोग इस वीडियो में ईवीएस प्रैक्टिस सेट जो प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखेंगे और आप लोग से विनम्र निवेदन है कि पेन कापी लेकर बैठें और इम्पॉर्टेंट पॉइंट को नोट करते चलें और आप लोग अपना स्कोर लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चलते हैं दोस्तों अपने पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न, बिहार के गाँव में कई किसान मधुमक्खी पालन करते हैं और अतिरिक्त धन अर्जित करते हैं के लिए शहद इकट्ठा करते हैं। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? ऑप्शन ए जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या है? अक्टूबर से दिसंबर। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप सुनेंगे और लिखेंगे भी। मधुमक्खियाँ जो होती हैं छत्ते में रहती हैं और ये अक्टूबर से दिसंबर तक अपने अंडे देती हैं। प्रत्येक मधुमक्खी जो है वो कॉलोनी में 3 प्रकार की कॉलोनियों में रहती हैं और जो रानी मधुमक्खी होती है वो अंडे देती है और नर जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, इनका कोई काम नहीं होता है। और जो श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं ये क्या करती हैं, छत्ता बनाती हैं और शिशुओं का देखभाल भी करती हैं। आज का अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है। पेट्रोल, पैराफिन मोम, ग्रीस या कोयला। तो पेट्रोल, पैराफिन मोम और ग्रीस ये तीनों एक ही है और कोयला क्या है, इससे अलग है। ऑप्शन नंबर 4 इसका भी सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेफेंथिस घटपर्डी एक ऐसा पौधा है जो मेढक को, कीड़ों और यहाँ तक कि चूहों को भी फंसाकर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा कहाँ पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, उड़ीसा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यह भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। और इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप नोट करेंगे, इसे हम क्या कहते हैं, पिचर प्लांट भी कहते हैं। और बात करें तो इसमें मेढक, कीड़े और यहाँ तक कि चूहे को भी फंसाकर ये खा जाता है और यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। नेपेंथिस जो घटपर्डी है यह एक घड़े के आकार का होता है और एक पत्ती से इसका मुंह ढका होता है। आज का अगला प्रश्न, एक पश्मीना शाल सामान्य स्वेटर जितना गर्म होता है और एक सादा पश्मीना शाल बुनने में घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं? और एक पश्मीना शाल कितने सामान्य स्वेटर के बराबर होता है? 10, 200 घंटे, 6, 250, 6, 200 या 10, 250। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 6, 250। इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करेंगे, पश्मीना शाल जो है वो बहुत पतली लेकिन बहुत गर्म होती है। जिन बकरियों से नरम पश्मीना का ऊन जो है एकत्रित की जाती है वे 5000 फीट की ऊंचाई पर पाई जाती हैं। बकरियां जो होती हैं वो गर्मियों में अपने कुछ बाल को क्या करती हैं, गिरा देती हैं, जिससे यह बाल बहुत महीन होते हैं और इसे मशीनों द्वारा बुन नहीं सकते हैं। तो कश्मीर के जो बुनकर होते हैं इन सालों को हाथ से बुनते हैं और लगभग 250 घंटा की बुनाई के बाद एक सादी जो पश्मीना शाल होती है वो बनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि एक पश्मीना शाल लगभग 6 स्वेटर जितना गर्म होता है। तो इस तरह से इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 6 और 250। एक बार आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। अगला प्रश्न, तरुण भारत संघ नामक समूह किससे संबंधित है? पुरानी झील का निर्माण, अधिगम में विशेष रूप से सक्षम बच्चों की मदद करना, स्कूलों में पका हुआ मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराना, WS के से संबंधित बच्चों के लिए मुफ्त कोचिंग कक्षाएं चलाना। तरुण भारत संघ इसे हम क्या बोलते हैं? TBS। यह क्या है? राजस्थान की एक गैर सरकारी संगठन है और यह संगठन लोगों के स्वच्छ पानी और उपलब्धता के लिए पारिस्थितिकी अनुसंधान और भूमि विकास करने के लिए माना जाता है। और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पुरानी झीलों का विनिर्माण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के घरों की विशेषता का चयन कीजिए। पेड़ के तनों से बनी तिरछी लकड़ी की छतें। ऑप्शन बी, खिड़की के बिना भूतल, पत्थरों, मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें। ऑप्शन डी, लकड़ी का फर्श। तो लेह और लद्दाख के घरों की विशेषता क्या है? लेह जो घरें होती हैं वो 2 मंजिल होती हैं और उनकी भूतल जो होती हैं उनमें खिड़कियां नहीं होती हैं। और भूतल जो होता है निचला तल जिसे बोलते हैं, वो जानवरों के लिए क्या होती है, जानवरों के लिए या आवश्यक चीज़ों के लिए भंडारण के लिए रखी जाती है। और इनके जो फर्श होते हैं लकड़ी के होते हैं और इनकी दीवारें जो होती हैं मोटी पत्थर और क्या होती हैं, चूने की मोटी परत से ढकी होती हैं।
और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये सपाट जो होती है, एक सपाट जो होती है मजबूत छत बनाने के लिए मोटे पेड़ के तने का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए जो है पेड़ के तनों से बनी तिरछी लकड़ी का छतें, इसका गलत जवाब हो जाएगा। और लकड़ी से खिड़की के बिना भूतल, इसका सही जवाब है। और पत्थरों मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें, ये भी सही है। और लकड़ी का फर्श, यानी बी सी डी, इस ऑप्शन में बी सी डी सही होगा, वही सही है। इसका मतलब कौन सा है? ऑप्शन बी, बी सी डी, तीनों ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न, एक ही फसल को बार बार उगाने और बहुत अधिक रसायनों का उपयोग करने से मिट्टी हो जाती है। ऑप्शन ए जो है उपजाऊ, बंजर, या फिर एक विशेष प्रकार की फसल के लिए उपयोगी या सिंचाई के लिए उपयुक्त। तो एक ही फसल को बार बार अगर हम बोते हैं तो और अधिक रसायनों का उपयोग भी करेंगे तो उससे जो मिट्टी होती है वो क्या होंगी? बंजर हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न, मधुबनी पेंटिंग बनाने के लिए कलाकार का उपयोग करते हैं विशेष रूप से बनाए गए पोस्टर रंग, बहुत अच्छी गुणवत्ता के फाइबर, चांदी और सोने के घोल कर बनाया गया रंग, चावल के पाउडर का रंगीन पेस्ट। तो मधुबनी पेंटिंग जो कलाकार होती हैं वो चावल के पाउडर का प्रयोग करती हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। और मधुबनी पेंटिंग विशेषता क्या है? इसे हम मिथिला पेंटिंग या मधुबनी कला के नाम से इसे मशहूर है, यह बिहार राज्य में है। और आमतौर पर मधुबनी जो पेंटिंग है ये चावल के पाउडर के रंगीन पेस्ट का उपयोग किया जाता है। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मच्छरों से होने वाले रोग के एक समूह का चयन कीजिए। मलेरिया, डेंगू, हैजा। मलेरिया, डेंगू, हैजा। ऑप्शन बी मलेरिया, चिकनगुनिया, आंत्रज्वर। ऑप्शन सी डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, या फिर मलेरिया, हैजा, आंत्रज्वर। तो मलेरिया, डेंगू मच्छरों से होते हैं। हैजा क्या है? ये दूषित भोजन या जल से होता है। और मलेरिया, चिकनगुनिया और आंत्रज्वर, मलेरिया जो है वो क्या है? मच्छरों से होने वाला रोग है। और चिकनगुनिया भी मच्छर से होते हैं। आंत्रज्वर जो है वो दूषित भोजन या जल से होता है। ऑप्शन 3 की बात करते हैं, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। तो डेंगू भी मच्छर से होता है, मलेरिया भी मच्छर से, और चिकनगुनिया भी मच्छर से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पेट्रोलियम के सही अभिलक्षणों का चयन कीजिए। पेट्रोलियम बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल है, बदबूदार पतला पीला द्रव्य है, या सुखद महक पतला नीले रंग का तरल है, या फिर गंध के बिना सघन और गहरे रंग का तरल पदार्थ है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम जो है वो बदबूदार गाढ़ा और गहरे रंग का तेल होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, सांपों के बारे में कथन का सही चयन करें। हमारे देश में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। कोबरा सांपों की एक जहरीली किस्म है। एक जहरीले सांप के 4 खोखले दांत, जिसे हम नुकीले दांत भी कहते हैं, होते हैं, जिसके माध्यम से जहर सांप के काटने पर किसी व्यक्ति के शरीर में क्या करता है? प्रवेश करता है। सांप के काटने की दवा सांप के जहर से बनाई जाती है। तो ऑप्शन कौन सा? ए बी डी, बी सी डी, सी डी ए, या बी ए सी। तो सांप के बारे में जो विशेषताएं हैं वो हमारे देश में 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं। ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब है कि सांप जो है 4 प्रकार कौन से हैं? कोबरा है, करैत है, डुबैया और अफाई। और एक सांप के 2 खोखले दांत होते हैं, 4 नहीं होते हैं। ऑप्शन सी जो दिया है 4 खोखले दांत, यही ऑप्शन गलत है। और बात करते हैं जब यह काटता है तो इसका जहर फैन के माध्यम से व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है। और सांप काटने की दवा सांप के जहर से बनाई जाती है। ऑप्शन डी भी सही है, और ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन ए भी सही है। ऑप्शन सी जो है 4 खोखले दांत नहीं होते हैं, इसके 2 खोखले दांत होते हैं। जिस ऑप्शन में ऑप्शन सी नहीं दिया होगा वही ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन ऐसा है? ए बी डी, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न, एक एक एक्सप्रेस ट्रेन के मार्ग के लिए रेलवे समय सारणी का एक भाग नीचे दिया गया है। क्रम संख्या 4, 5, 6, 7। स्टेशन का नाम सूरत, वलसाड, भिवंडी रोड और मडगांव। आगमन का समय, प्रस्थान का समय, दूरी किलोमीटर में दिया है। आपको बताना है उपरोक्त जानकारी के अनुसार सूरत और मडगांव के बीच की दूरी और ट्रेन द्वारा इस दूरी को तय करने में लिया गया समय क्रमशः। तो सूरत और मडगांव, सूरत कितनी दूरी है? 530 किलोमीटर है। और मडगांव की बात करें तो 1509 किलोमीटर है। दोनों के बीच की दूरी अगर निकालेंगे तो 1509 में माइनस कर देंगे 530, तो कितना आ जाएगा? 9, 7, और यहाँ कितना बचा? 9, 900
79 किलोमीटर इसकी दूरी हो जाएगी। और बात करेंगे कितना समय लगा, तो 16:20 पे वहाँ से सूरत से प्रस्थान की थी और मडगांव 7:35। लगभग देखा जाए तो 15 घंटे और 15 मिनट का समय लगेगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 779 किलोमीटर, 15 घंटे और 15 मिनट। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही जवाब हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न, अल बरूनी किस देश से आया था, तो अल बरूनी कहाँ से आया था, उज्बेकिस्तान से आया था। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, गोलकुंडा के किले में मिली बड़ी बंदूकें तोपों को बनाने में इस्तेमाल होने वाली कांसे के बारे में सही कथन का चयन करें। ऑप्शन ए, कांसा एक तत्व है, कांसा तांबे और जस्ते की मिश्र धातु है। अगला ऑप्शन, कांसा तांबे और टीन की मिश्र धातु है। और लास्ट ऑप्शन, कांसा तांबे और प्लेटिनम की मिश्र धातु है। तो गोलकुंडा के किले में मिली जो बंदूक है वो क्या है, कांसा और तांबे की जो टीन की मिश्र धातु प्रयोग की गई है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, घर्षण के बारे में चर्चा करते हुए शिक्षक ने अवधारणा को समझाने के लिए कई उदाहरण दिए। एक शिक्षक द्वारा उद्धृत कुछ उदाहरण यहाँ घर्षण हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी हैं, नीचे दिए गए हैं। ये जो है, हम कलम की नोक और कागज़ के बीच घर्षण के कारण लिखने में सक्षम होते हैं। ये बात सही है, ऑप्शन ए सही है। दूसरा पढ़ते हैं, हम अपने पैरों और ज़मीन के बीच घर्षण के कारण चलते हैं। ये भी सही है। और लंबवत ऊपर की ओर गेंद जो है घर्षण के कारण हमारे पास वापस आ जाती है। घर्षण के कारण नहीं होती है, ये गुरुत्वाकर्षण के कारण होती है। ऑप्शन सी जो है वो गलत जवाब है। ऑप्शन डी की बात करें, हम गतिमान वाहन को घर्षण के कारण ब्रेक लगाकर रोक सकते हैं। ये बात सही है। यानी बी, ए, बी और डी जिस ऑप्शन में है वही सही है। ए, बी, डी इस ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 आप देखेंगे तो वहाँ पे तीनों ऑप्शन मिल जाएंगे जो सही हैं, बी, डी, ए या डी, ए, बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक पब्लिक स्कूल में हर कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले लगभग 2 से 3 बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग होते हैं। ये बच्चे एक ही कक्षा में बैठकर दूसरे बच्चों को पढ़ाते हैं। ऊपर उल्लेखित पब्लिक स्कूल निम्नलिखित में से किसका अनुसरण करता है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, समावेशी शिक्षा या सहपाठी शिक्षा या प्रतिरूपक शिक्षा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा वह शिक्षा है जो सभी बच्चों को उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक और भावनात्मक या भाषाई आधार पर बिना किसी परवाह के समायोजित करती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न, सरिता की शिक्षिका उसे कई समूह गतिविधियों जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना आदि में संलग्न करती है। उसकी शिक्षिका किस अधिगम के आयास का अनुसरण कर रही है। ऑप्शन ए, मनोरंजन के माध्यम से अधिगम, भाषा निर्देशित अधिगम, प्रतियोगिता आधारित अधिगम या फिर एक सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, एक सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। एक सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम NCF 2005 जो शिक्षार्थी केंद्रित निर्देश का मुख्य पहलू है। यह विधि जो है पिछले ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान के सक्रिय निर्माण को क्या करता है, सुविधा प्रदान करता है। आज का अगला प्रश्न, रोहन के स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। यह एक उद्देश्य के साथ आयोजित किया गया था। आपका दृष्टिकोण सबसे उपयुक्त उद्देश्य कौन सा है। ऑप्शन ए, छात्रों को विभिन्न व्यवसायों के लिए प्रशिक्षित करना, शिक्षार्थियों के लिए एक रचनात्मक चैनल प्रदान करवाना, या फिर स्कूल के लिए एक नाम स्थापित करना, या फिर माता पिता को संतुष्ट करना। तो रोहन के स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी का मुख्य क्या था, उद्देश्य है शिक्षार्थियों को उनकी प्रतिभा का पता लगाने के लिए एक रचनात्मक माध्यम प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही जवाब हो जाएगा। और आप लोग एक बार वीडियो को जरूर शेयर करें। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम तब होगा जब एक शिक्षक उस ज्ञान को जोड़ने में मदद या सुविधा प्रदान करेगा जो एक छात्र के पास सिखाई जाने वाली नई अवधारणाओं के साथ उसके पीछे का उद्देश्य को बढ़ावा देना है। ऑप्शन नंबर ए, सहसंबंध और ज्ञान का स्थानांतरण,
व्यक्तिगत भिन्न विभिन्नता, शिक्षार्थी स्वायत्तता या पुनर्बलन। तो कक्षा में प्रभावी शिक्षण अधिगम जो है तब होगा जब एक शिक्षक उस ज्ञान को जोड़ने में मदद या सुविधा प्रदान करेगा जो एक छात्र के पास सिखाई जाने वाली नई अवधारणा के साथ इसके पीछे का उद्देश्य सहसंबंध और ज्ञान के स्थानांतरण को बढ़ावा देना होगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न, प्रयोग और प्रायोगिक कार्य करते हुए श्यामा का प्रदर्शन अपनी कक्षा में सबसे अच्छा है। उसे बहुत ही सृजनात्मक माना जाता है, अतः वह निम्नलिखित में से किस अवधारणा के माध्यम से सीख रही है? अनुकरण के माध्यम से, अभिसारी चिंतन के माध्यम से, या अपसारी चिंतन के माध्यम से, या प्रतिरूपण के माध्यम से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपसारी चिंतन के माध्यम से वो सीख रही है। जो सृजनात्मकता जो है वो किसी व्यक्ति की अपनी योग्यताओं और विचारों, धारणाओं और गतिविधियों में नवीनता लाने की क्षमता होती है। और अपने प्रयोग और व्यवहारिक कार्य करते हुए श्यामा जो है वो अपसारी चिंतन के माध्यम से एक अवधारणा को सीख रही है। आज का अगला प्रश्न, विकास को आकार देने वाले पर्यावरणीय कारकों में निम्नलिखित में छोड़कर सभी शामिल हैं। सीखने की गुणवत्ता, बुद्धि, पोषण या संस्कृति। तो पर्यावरण कारकों में जो है उसमें बुद्धि को छोड़ के बाकी सभी सीखने में सहायक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आज का अगला प्रश्न, सीमा हर पाठ को रटने के तरीके से जल्दी सीख जाती है, जबकि लीना हर पाठ को चर्चा और विचार के क्या करती है? मंथन के बाद समझती है। यह विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। किस? अंतर संबंध, व्यक्तिगत मतभेद, सामान्य से विशिष्ट या फिर निरंतरता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा व्यक्तिगत मतभेद। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। और व्यक्तिगत मतभेद जो है विकास के तात्पर्य अंगों के बेहतर और बेहतर कामकाज के संरचना वृद्धि से है। यह एक व्यापक और सतत प्रक्रिया है। इस प्रकार सिद्धांत में जो बेहतर समझ के पालन का आवश्यकता होती है। और विकास जो है वो क्या है? एक व्यक्तिगत अंतर होते हैं और विकास एक निरंतर प्रक्रिया है और विकास समान से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। आज का अगला प्रश्न, सहकारी शिक्षा में बड़े और अधिक कुशल छात्र छोटे और कम कुशल छात्रों की सहायता करते हैं। इससे निम्नलिखित में से क्या होगा? उच्च उपलब्धि, आत्मसम्मान, उच्च नैतिक विकास, समूहों के बीच संघर्ष, या फिर प्रबल प्रतिस्पर्धा। तो सरकारी अधिगम एक विशिष्ट प्रकार का सहयोगी अधिगम है। सरकारी अधिगम में छात्र जो है छोटे समूहों में एक संरचित गतिविधि पर एक कार्य करते हैं। वे अपने कार्य के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं और पूरे समूह के कार्य का भी आकलन करते हैं। सरकारी समूह आमने सामने कार्य करते हैं और एक टीम के रूप में कार्य को करते हैं। और सरकारी अधिगम में बड़े और अधिक कुशल छात्र छोटे और कम कुशल छात्रों की सहायता से यह उच्च उपलब्धि और जो है आत्मसम्मान की ओर बढ़ते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान। इसका राइट जवाब हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न, डिस्लेक्सिया मुख्य रूप से किन कठिनाइयों से संबंधित है? सुनने से, बोलने से, पढ़ने से, या लिखने से, या तो डिस्लेक्सिया क्या है? ये एक ऐसी बीमारी है जो पठन विकार है। ठीक, पढ़ने से होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न, ईवीएस कक्षा में अवधारणाओं को समझाने के लिए कविताओं और कहानी कथन का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें मदद करता है? पाठ को मनोरंजक और रोचक बनाने में, स्थानीय और वैश्विक स्तर पर दुनिया की प्रकृति की कल्पना और अन्वेषण करने की क्षमता को बढ़ावा देने में, शिक्षार्थियों के बीच भाषा और सांस्कृतिक विविधता को ध्यान रखने में, छात्रों की ऊर्जा को सही दिशा निर्देशित करने में। तो ईवीएस कक्षा में अवधारणा को समझाने के लिए कविता और कहानी का कथन जो है स्थानीय और वैश्विक स्तर पर दुनिया की प्रकृति की कल्पना और अन्वेषण करने की क्षमता को बढ़ावा देने में किया जाता है। मतलब जो है ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। और आज का अगला प्रश्न, एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों और शारीरिक गतिविधियों का उपयोग करती है क्योंकि वे प्रभावी अधिगम की सुविधा प्रदान करना चाहती है, शिक्षार्थियों को एक परिवर्तन प्रदान करना चाहती है, अधिगम को बढ़ाने के लिए इंद्रियों की अधिकतम संख्या का उपयोग करना चाहती है, या फिर
शिक्षक को राहत प्रदान करना चाहती है। तो एक शिक्षिका अपने शिक्षण को श्रद्धा सामग्रियों का अगर प्रयोग कर रही है तो अधिगम को बढ़ावा देने के लिए इंद्रियों का अधिकतम संख्या का उपयोग करना चाहती है, इसलिए वो शारीरिक विधियाँ का उपयोग कर रही है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट जवाब हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने की सबसे अच्छी विधि का उपयोग करना है। पोर्टफोलियो, आवधिक परीक्षण, गृह दत्त कार्य या योगात्मक दत्त कार्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्राथमिक स्तर पर बच्चों का आकलन करने की सबसे अच्छी विधि होगी उसकी पोर्टफोलियो। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। पोर्टफोलियो जो है वह लंबी अवधि के छात्रों के व्यवहार, कौशल और अधिगम की एक विस्तृत श्रृंखला को देखने और आलेखित करने का अवसर प्रदान करती है। पोर्टफोलियो में छात्रों को अधिगम की प्रक्रिया के लिए अधिक स्वामित्व और जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, और पोर्टफोलियो शिक्षकों और माता पिता के बीच संचार के संबंध संशोधन भी कर सकते हैं, और इसलिए प्राथमिक स्तर पर बच्चों का आकलन करने के सबसे अधिक और सबसे अच्छी विधि पोर्टफोलियो का उपयोग किया जाता है। इस तरह से इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न, ईवीएस के अध्यापन की विधियों को छोड़कर निम्नलिखित सभी हैं। ईवीएस कक्षा में आप किसे छोड़कर अध्यापन विधि में किसे छोड़कर निम्नलिखित में सभी हैं। व्याख्यान के माध्यम से व्याख्या करना, समस्या समाधान, सहयोग, अधिगम, निर्देशित पूछताछ। तो व्याख्यान के माध्यम से व्याख्या करना ये गलत जवाब है, बाकी तीनों सही जवाब हैं। समस्या समाधान, सहयोगात्मक अधिगम और निर्देशित पूछताछ, ये तीनों हैं। इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, ईवीएस शिक्षक को क्या करना चाहिए। प्रयोगों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, या पुस्तकों और परीक्षणों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, या बच्चों की अवधारणा को स्वीकार करना चाहिए और सम्मान करना चाहिए, या फिर माता पिता के विचारों को स्वीकार करना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। तो ईवीएस के शिक्षक को क्या करना चाहिए। प्रयोगों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, न कि पुस्तकों और परीक्षणों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, न उनके बच्चों की धारणा को स्वीकार करना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए, और न ही माता पिता के विचारों को स्वीकार करना चाहिए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, प्रयोगों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका बहुत अच्छा जवाब है, बहुत सटीक जवाब है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न, आज का अगला और लास्ट प्रश्न, एक ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में अभ्यास और गतिविधियों को प्रदान किया जाना चाहिए। इकाई के अंत में, अध्याय के अंत में, विषय के अंतर्निहित में, अलग पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर। तो एक ईवीएस के शिक्षक को पाठ्य पुस्तकों का अभ्यास जो है विषयों के अंतर्निहित यानी जो विषय में दिए गए हैं उन्हीं के बीच जो है क्या करना चाहिए, स्थानीय मान और व्यापक पर्यावरण के प्राकृतिक मानवीय, सामाजिक और सांस्कृतिक आयामों को समझ का पता लगाने और जांच करने और विकसित करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कितना सही हुआ। 30 क्वेश्चन में आप लोगों का कितना सही हुआ, ये कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। और पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम चैनल कृष्णा स्टडी पॉइंट को ज़रूर ज्वाइन करें। और मित्रों, आप सब एक बार अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर देंगे और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताएंगे। आज के लिए धन्यवाद।